हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। जयराज बिनिक्स कस्टोडियल डेथ केस के इस वीडियो में हम सभी कानूनी और संविधानिक पहलुओं को समझेंगे। जयराज और बिनिक्स जिनकी हाल ही में पुलिस कस्टडी में एक्सेसिव टॉर्चर की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिससे देश भर में पुलिस कस्टडी में जो टॉर्चर किया जाता है या जो वायलेंस किया जाता है उसको हाईलाइट किया गया। इस वीडियो में हम एफआईआर से लेकर प्रेजेंट कंडीशन तक इसमें डिस्कस करेंगे और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की गाइडलाइंस, पीनल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो अपेक्स कोर्ट द्वारा जो लैंडमार्क जजमेंट दिए गए इस रिगार्ड में उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द पर्सन हु इज़ इन ब्लू शर्ट इज़ बेनिक्स एंड द अनदर वन इज़ द जयराज हु इज़ द फादर ऑफ बिनिक्स। जयराज और बिनिक्स जो कि एक मोबाइल की दुकान चलाते थे, मोबाइल की दुकान जिसको इन्होंने अपने निर्धारित समय, लॉकडाउन का जो निर्धारित समय था जिसमें सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि ये दुकान इस समय से निर्धारित समय तक खुलेंगी, उस निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक इन्होंने दुकान खोली, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर ने जयराज को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद उनको बेरहमी से पीटा। उसके कुछ समय बाद बिनिक्स अपने फादर को कस्टडी से रिलीज़ कराने के लिए जाते हैं, जिनको वहाँ पर पुलिस कस्टडी में रख लिया जाता है और उनको भी टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद में एफआईआर जो लॉन्च किया जाता है उसमें जयराज और बिनिक्स के लिए पीनल प्रोविजंस 188, 269, 294 बी, 353, 506 में किया जाता है, जिसमें किसी भी गंभीर अपराध का उल्लेख नहीं रहता। ये सभी सामान्य अपराध हैं, जैसे कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करना, पब्लिक प्लेस पे गाली देना, या फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना, या पब्लिक ऑफिसर को क्रिमिनली असॉल्ट करना, और किसी भी अपराध की सज़ा 7 वर्ष से अधिक नहीं थी इसमें। सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 188, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमोलगेट बाय द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट द्वारा जो ऑर्डर प्रोमोलगेट किया गया है उसका अनुपालन नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति अनुपालन नहीं करता उसको अधिकतम 6 माह की सज़ा या आर्थिक दंड 1000 रुपये का, या फिर दोनों। और ये अपराध अलग अलग तरीके से अगर हम इसको देखें, इसके केस टू केस बेसिस से उसको डिसाइड किया जाता है। नेग्लिजेंटली या फिर नोइंगली, अननोइंगली अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को करता है तो उसके लिए सज़ा का जो प्रोविज़न है वो थोड़ा डिफ़र करता है, बट मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट 7 ईयर्स नहीं है। सेक्शन 269 नेग्लिजेंट एक्ट, एक लापरवाह तरीके से लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज़, किसी भी डिसीज़ को स्प्रेड करना, लापरवाह तरीके से किसी भी डिसीज़ को स्प्रेड करना जो कि जीवन के लिए ख़तरनाक है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अधिकतम सज़ा 6 माह आर्थिक दंड के साथ या फिर दोनों के साथ। तीसरा सेक्शन 294 बी, अगर पब्लिक प्लेस पे अश्लील या अभद्र गाने गाते हैं या उच्चारण करते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं उसके संबंध में, उसके लिए जो अधिकतम सज़ा है वो 6 माह है, 3 माह है, या आर्थिक दंड या फिर दोनों के साथ। सेक्शन 353 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी करते समय रोकना, डिटर करना या असॉल्ट करना, क्रिमिनली असॉल्ट करना, आपराधिक बल प्रयोग करना उनके लिए, जिसमें अधिकतम सज़ा 2 साल के लिए है, दंड आर्थिक दंड या फिर दोनों के साथ। सेक्शन 506, इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को जान से मारने की धमकी देना, जिसमें अधिकतम सज़ा 2 साल और आर्थिक दंड या फिर दोनों के साथ, या फिर केस टू केस इसमें भी डिफ़र करता है। प्रोविज़न ऑफ अरेस्ट, किस व्यक्ति को कब अरेस्ट किया जाएगा इसके संबंध में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए हुए हैं। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन द पुलिस टू अरेस्ट ए पर्सन एज सून एज हिज नेम इज़ एक्यूज इन एन एफआईआर। अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी एफआईआर में नेम है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। प्राइमा फेसी अगर कोई केस बनता है उनके लिए तभी उनको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अरेस्ट का मतलब होता है व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता है, जो उसकी फ्रीडम है, उसको कर्टेल कर देना। लॉ मैंडेट्स दैट अरेस्ट शुड बी मेड ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब बेहद ज़रूरी है तभी अरेस्ट किया जाएगा। दिस पोजीशन हैज़ बीन क्लैरिफाइड एज पर अमेंडमेंट डन टू CRPC इन 2009 में जो CRPC में बदलाव किया गया, जिसके बाद
सेक्शन 41 में चेंजेस किया। सेक्शन 41 जिसमें व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जब पुलिस बिना किसी वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। जनरली पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार करती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है तो उसमें वारंट की जो प्रक्रिया जो कि काफ़ी लंबी होती है, कोर्ट द्वारा जो वारंट इशू किए जाते हैं जो कि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, उसका इंतज़ार ना करते हुए उस व्यक्ति को रोकने के लिए कहीं वो अगला अपराध ना कर दे या फिर गवाहों को डरा धमका ना दे या फिर जो सबूत हैं उस केस के संबंधित उनको बदल ना दे या ख़त्म ना कर दे, तो उनको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है सेक्शन 41 के तहत। अरेस्ट फॉर ऑफेंस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर कैन बी मेड इन एक्सेप्शनल केस। इसमें बताया चेंज करने के बाद 2009 में सीआरपीसी में जो चेंज किया गया था तो उसमें बताया कि अगर एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं तभी, और जिसमें की सज़ा 7 वर्ष तक की है तो उसमें एक्सेप्शनल कंडीशन में अरेस्ट किया जाएगा। 7 वर्ष से ऊपर है तो अरेस्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की है। आर्टिकल 21 जिसमें व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता, और सेक्शन 22 जिसमें अरेस्ट के रिगार्ड में अरेस्टी के राइट्स के बारे में दिया हुआ है। फिर जानते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज नेसेसरी। हमने हैबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको 24 आवर्स में नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना रहता है। जेराज और बिनिक्स वर रिमांडेड डिस्पाइट बोथ फॉर देम बीइंग सेवरली इंजर्ड। जेराज और बिनिक्स जिनको रिमांड किया गया था, जिनको टॉर्चर किया गया था पुलिस कस्टडी में, और जो गंभीर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया दोनों को, उनकी रिमांड ली गई। रिमांड कैसे? सेक्शन 167, अगर किसी व्यक्ति को जो 24 घंटे के लिए जिनको पूछताछ की जाती है या फिर बंदी बनाया जाता है उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर 24 घंटे में पूछताछ पूरी नहीं होती है तो उस समय अवधि को बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। पुलिस कार्यपालिका का एक हिस्सा है और जज एक न्यायपालिका का एक हिस्सा है। तो इन दोनों को हम पहले समझना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों को एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक व्यक्ति को इतनी अनियंत्रित या एब्सोल्यूट शक्तियाँ नहीं दी गई हैं जिससे उसका दुरुपयोग हो। सेक्शन 167 का क्लॉज 2 जिसमें सीआरपीसी का, जिसमें दिया गया है कि फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को प्रोड्यूस किया जाएगा एट द फर्स्ट इंस्टेंस। दिस इज़ टू इंश्योर दैट एक्यूज इज़ फिजिकली एग्जामिन्ड बाय द मजिस्ट्रेट एट द फर्स्ट इंस्टेंस, कि उन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट द्वारा एग्जामिन किया गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम इस केस में ये थी कि जो मजिस्ट्रेट थे इस केस में उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई किया था, उन्होंने रिमांड एक्सटेंड कर दिया, ये देखने के बावजूद भी कि दोनों क्रिटिकली इंजर्ड थे। और इस केस में जो हेल्थ के लिए हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि एक मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा दिया जाता है उसको भी अस्वस्थ ना होने के बावजूद भी स्वस्थ दिखाया गया। सेक्शन 167, द ऑब्जेक्ट एंड द स्कोप दिस सेक्शन, इसका उद्देश्य क्या है, उसकी स्कोप क्या है। इट इज़ वेल सेटल दैट इट इज़ सप्लीमेंट्री सेक्शन 57। ये जो सेक्शन 57 सीआरपीसी का है जिसमें ये प्रोविज़न है किसी भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सेक्शन 57 दैट द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस विद इन 24 आवर्स एंड इफ कैन नॉट बी डन arrested person should be brought by the police before a magistrate provided under section 167। 167 में तभी प्रस्तुत किया जाता है जब 24 घंटे में उसकी रिमांड पूरी नहीं होती है, वो उसका समय अवधि भी बढ़ा सकते हैं। अभी ये भी देखना है यहाँ पे कि अगर उनकी जो भी ऑफेंस किए हैं, अभी तो पीनल कोड के ऑफेंस हैं, अगर किसी सिक्योरिटी लॉज का वायलेशन होता है या यूएपीए में होते हैं तो उनके लिए प्रोविजंस अलग हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन, 167 की जो प्रोविजंस हैं वो 2 फोल्ड हैं। पहला कि लॉ डज नॉट फेवर डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी, कि कानून पुलिस कस्टडी में जो लॉ डज नॉट फेवर डिटेंशन पुलिस कस्टडी,
कि लॉ इसको फेवर नहीं करता कि पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को रखा जाए, क्योंकि उसके दैहिक अधिकार, उसके जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स का उनका वायलेशन होता है। एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, केवल उनको स्पेशल केसेस में रखा जा सकता है। एंड दैट टू फॉर रीज़न टू बी स्टेटेड बाय द मजिस्ट्रेट इन राइटिंग, और वो कारण भी मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से देने पड़ेंगे। और दूसरा इसका ऑब्जेक्ट ये है टू इनेबल सच पर्सन टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, और उस व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के सामने एक फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय के पास पहुंचने में व्यक्ति को समय लगता है, पहले पुलिस कस्टडी में उसको रहना पड़ता है। तो न्यायालय के पास सेक्शन 167 के से हम फर्स्ट इंस्टेंस में पहुंचते हैं। दूसरा ये कि वीरभद्रा प्रताप सिंह वर्सेस डीएम आजमगढ़ केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद उन्होंने बताया था कि मजिस्ट्रेट इज़ नॉट सिंपली टू रबर स्टैम्प द प्रेयर ऑफ द पुलिस ऑफिसर सीकिंग रिमांड ऑफ द अक्यूज। जो आरोपी व्यक्ति के लिए रिमांड के लिए पुलिस ऑफिसर अगर रिमांड के लिए एक्सटेंशन के लिए जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट का काम एक रबर स्टैम्प की तरह नहीं है कि उसको स्वीकृति दे दी और समय अवधि को बढ़ा दिया गया। उनको अपना एक जुडिशियल माइंड को अप्लाई करने की ज़रूरत है कि इस केस टू केस वो अपना डिसीजन दें। It may not be within the capability of everyone to approach higher or constitutional court against the arbitrary and illegal arrest। जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी की एक क्षमता के अंतर्गत नहीं रहता कि वो कि जो हायर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस करे या अप्रोच कर पाए अगर उसको आर्बिट्ररीली और इलीगली अरेस्ट किया गया है। क्योंकि जितने समय तक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है वो उसके दिमाग में एक गलत प्रभाव डालते हैं। दी मजिस्ट्रेसी हैज़ सोलम फंक्शन टू परफॉर्म इन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि न्यायालय को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो व्यक्तियों के अधिकारों को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए दी गई हैं। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो प्रथम रक्षा, व्यक्ति की प्रथम जो अधिकार है उनको बचाने की प्रथम जगह ये है न्यायालय अगेंस्ट असॉल्ट ऑन सिटीजन थ्रू द आर्बिट्ररी पुलिस एक्शंस। दूसरा एक इसमें लैप्सेस कहाँ थी, कमियाँ कहाँ थी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, अगर किसी व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है तो उसके संबंध में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन केस ऑफ कस्टोडियल डेथ इज़ मैंडेटरी, ये आवश्यक है, ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2014 कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी if the information disclosed commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such situation। और इस तरीके के अगर किसी के खिलाफ गंभीर अपराध किया गया तो जो पहली जानकारी या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, पूछताछ है, वो भी ज़रूरी नहीं है, परमिसिबल नहीं है। सेक्शन 176 1A रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ कस्टडियल डेथ, अगर किसी व्यक्ति की कस्टडी में डेथ हो जाती है एंड द मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इज इन्वेस्टिगेशन इन एडिशन टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की जाती है। एज रिगार्ड द सांताकुलम केस द पुलिस हैज़ नॉट लॉज एन एफआईआर विद रेस्पेक्ट टू द कस्टोडियल डेथ एट टाइम ऑफ द राइटिंग दिस पीस। जब उन दोनों की मृत्यु हुई, बाप और बेटे की कस्टोडियल डेथ में, तो उनके लिए कोई भी एफआईआर साथ के साथ नहीं लॉन्च किया गया, जिसमें एनएचआरसी की भी गाइडलाइंस हैं। The National Human Rights Commission issued general instruction in 1993 that within 24 hours of occurrence of any custodial death, अगर किसी भी custodial death होती है तो उसके 24 घंटे में the commission must be given intimation about it, तो NHRC को उसके बारे में इत्तला करना चाहिए। All report including postmortem, videograph, magisterial inquiry report must be sent within 2 months of the incident। और जितनी भी रिपोर्ट हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या वीडियोग्राफ या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट, वो 2 माह के बीच में के अंतर्गत भेज देनी चाहिए। वीडियोग्राफ इसलिए पोस्टमार्टम की जो भी वीडियो है जिसमें जितनी भी इंजरीज़ हैं पोस्टमार्टम से पहले और पोस्टमार्टम के बाद की सभी इंजरीज़। दूसरा है द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 152वीं जो रिपोर्ट थी जिनमें ये सुझाव लॉ कमीशन ने जो सुझाव दिया था कि एक नया प्रोविज़न को इंसर्ट करो, एनी पर्सन टू अप्रोच जुडिशियल अथॉरिटी ऑन दी फेलियर टू पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर प्रपोज्ड बाय इंसर्शन सेक्शन 154A इन सीआरपीसी। लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया कि 154A को सीआरपीसी में ऐड किया जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को एक जुडिशियल अथॉरिटी को ये
पावर दी जाए कि वो व्यक्ति जुडिशियल अथॉरिटी के पास जा सकता है अगर पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लेती है। दरअसल पुलिस एफआईआर नहीं लेती है ज़्यादातर, क्योंकि पुलिस एफआईआर इस वजह से नहीं लेती है, जिस भी क्षेत्र में अधिकतम एफआईआर की जाती हैं तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो इलाका, वो एरिया अपराध को नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं है, जिससे उसकी साख खराब होती है, छवि खराब होती है, जिसकी वजह से जब भी आप किसी भी अपराध के लिए एफआईआर कराएंगे तो वो पहले एफआईआर नहीं लिखते, वो पहले तहरीर लिखते हैं। तहरीर में वो कोशिश करेंगे कि तहरीर को आप वापस, दोनों पक्ष उसको वापस भी ले सकते हैं किसी भी समय, अगर लगता है कि नहीं लेंगे तो वो बाद में एफआईआर करते हैं। तहरीर लिखने से क्या है कि ये पुलिस वालों के लिए या पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक आमदनी का भी जरिया रहता है, जिससे वो एफआईआर को अपने लेवल पे तहरीर को क्रैश करने के लिए अलग चार्जेस करते हैं। दिस करप्शन नीड टू बी एड्रेस वाई डिफरेंट और रिलेवेंट प्रोविजंस शुड बी इंट्रोड्यूस इन द पीनल कोड और न्यू गाइडलाइन शुड बी फॉलोड, शुड बी गिवन दिस फॉर दिस थिंग। पुलिस ब्रूटलिटी, हम पुलिस ब्रूटलिटी को कई तरीके से देखते हैं। लाठी चार्ज करना, किसी पे फायरिंग कर देना, फेक एनकाउंटर कर देना और कस्टोडियल टॉर्चर करना, कस्टोडियल डेथ, क्योंकि जो नेक्सस होती है इसकी वजह रहती है पॉलिटिकल नेक्सस। एग्जीक्यूटिव की जो नेक्सस होती है पुलिस, वो किसी भी व्यक्ति को, जिनको लगता है कि ये व्यक्ति या किसी का एनकाउंटर करने, फेक एनकाउंटर करने से प्रमोशन किया जा प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन की वजह से काफ़ी फेक एनकाउंटर्स हुए। कई केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बताया गया कि एनकाउंटर से संबंधित गाइडलाइंस भी दिए गई। और ज़्यादातर पुलिस द्वारा जितनी भी ब्रूटलिटी की जाती है, जैसे कि पब्लिकली किसी को पीटना, गाली देना, ये फॉर्म ऑफ ब्रूटलिटी है जो पुलिस द्वारा की जाती हैं। दूसरा कि आज हमको ज़रूरत क्या है, आज हमको सही मायने में ज़रूरत है कि जो हमारी पुलिस है उसको मूल अधिकारों के प्रति सबसे पहले उनको जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि जो अधिकार फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए गए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है और एक डेमोक्रेसी की फाउंडेशन भी वही है। और दूसरा कि उनको मानव अधिकारों के बारे में भी एडुकेट किया जाए प्रॉपर तरीके से, और जो इन्वेस्टिगेशंस की जो मेथड्स हैं उनमें भी बदलाव किया जाए, ताकि वो एक 21वीं शताब्दी में जो बदलाव हुए हैं कानून को, जितना व्यक्ति के, क्योंकि कानून व्यक्ति के अच्छे होने के लिए रहता है, व्यक्ति के संरक्षण के लिए किया जाता है, उसको व्यक्ति को, अगर पुलिस जिसको व्यक्ति की संरक्षण के लिए रखा गया है, पुलिस वही व्यक्ति के विरुद्ध में करने लगे तो उसके खिलाफ भी संरक्षण मिलना चाहिए। मेथड एंड टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स अर्जेंट मेंडिंग, रेस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन। एक व्यक्ति की जो गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और विधि का शासन, विधि द्वारा जो शासन है उसके लिए उनको जागरूक करना चाहिए। और दूसरा कि जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन है, द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, इसको रेटिफाई करने की ज़रूरत है आज। दूसरा है कि जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया था कि द कंट्री हैज़ नो टोटलिटेरियन टेरिटरी इवन विद इन द वर्ल्ड वी कॉल प्रिजन। आर्टिकल 14, 19, 21 ऑपरेट विद इन दी प्रिजन। आर्टिकल 14, 19, 21 जो कि आज गोल्डन ट्रायंगल हैं, उनको बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके वो अधिकार फंडामेंटल राइट उस कस्टडी में भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो न्यायालय की जो एक ट्रायल की प्रोसेस है उसके बाद में ही उसको आरोपी को दोषी साबित करके ही उसको हम मानेंगे कि दोषी है, तब उसके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। ट्रायल के प्रोसेस में या जब भी वो अपील भी करता है तब तक उसको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रहता है। नीड टू फिक्स क्रिमिनल लायबिलिटी टू ऑफिसर कंसर्न। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की ब्रूटलिटी करता है तो उसकी आपराधिक जिम्मेदारी फिक्स करने की ज़रूरत है। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, और जो उनकी सुपीरियर अथॉरिटी हैं उनके लिए वाइकेरियस लायबिलिटी जनरली हम अपने ही एक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हम करते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी में हम उन अधिकारों के उस एक्ट के लिए भी जिम्मेदार हैं जो हमने नहीं किए, जो कि हमारी सबऑर्डिनेट या हमसे किसी रिलेशनशिप में जो पर्सन है उसके द्वारा किए गए जिम्मेदारी हमारी बनती है। इट विल ऑल्सो इंश्योर सम एक्सटेंट दैट दे वुड ऑल्सो स्टॉप फॉलोइंग द पॉलिटिकल बॉसेस ब्लाइंडली।
जो नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस, इसको ख़त्म करना चाहिए और वो किसी तरीके से उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो अरेस्ट की जाती हैं वो पॉलिटिकल नेक्सस के साथ की जाती हैं। सस्पेंशन और बुकिंग ऑफ द कांस्टेबल इज़ नॉट सॉल्यूशन। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर इस तरीके का कोई मैटर हाईलाइट होता है तो कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, बुक कर दिया जाता है, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा कि इसके आंकड़े देखते हैं। थर्ड रिपोर्ट ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन, नियरली 60% ऑफ अरेस्ट इन इंडिया वर इधर अननेसेसरी और अनजस्टिफाइड। ज़्यादातर जो 50% से भी ज़्यादा जो अरेस्ट किए जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती और ना वो जस्टिफाइड भी नहीं की जा सकती। डेथ इन पुलिस कस्टडी, अप्रैल 2017 से 2018 तक 144 डेथ हुई। 1731 लोग 2019 में इस जो कस्टोडियल डेथ हुई थी उनकी। जोगिंदर सिंह एंड डी के बसु केस, इसमें जो गाइडलाइंस दी गई थी, डिटेल गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें बताया था कि मीमो ऑफ अरेस्ट बीइंग अटेस्टेड बाय द एटलीस्ट वन विटनेस। जो उनको व्यक्तियों को अरेस्ट करने के लिए जो मीमो पुलिस द्वारा बनाया जाता है, पुलिस ऑफिसर द्वारा, हु वुड बी इधर ए मेंबर ऑफ फैमिली, एक गवाह के द्वारा अटेस्ट किया जाना जरूरी है, जिसमें वो गवाह उनके परिवार का सदस्य हो सकता है या फिर उनकी लोकेलिटी में एक सम्मानित व्यक्ति भी हो सकता है। द अरेस्टेड पर्सन बीइंग मेड अवेयर ऑफ हिज राइट टू हैव अ क्लोज फैमिली मेंबर बीइंग इन्फॉर्म्ड, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको उसके परिवारीजनों को ये सूचना देने का अधिकार। द राइट ऑफ अरेस्टी टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन, और इंटरोगेशन के वक्त अपने वकील से मिलने का अधिकार, अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। लेकिन पूरी इंटरोगेशन की पूरी प्रोसीडिंग में नहीं, लेकिन ड्यूरिंग इंटरोगेशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 22, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, टू हैव अ अरेस्टेड पर्सन प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट एंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। Supreme Court held that the police undoubtedly had the power to arrest and interrogate, but the power could not be exercised arbitrarily and capriciously. जो पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर है अरेस्ट करने के लिए या पूछताछ करने के लिए, उसको इस मनमाने तरीके से, लापरवाही या गैर लापरवाही तरीके से नहीं प्रयोग में लाया जा सकता। ये वार्निंग was also issued to the police, bringing to their notice that failure to follow the guidelines would entail being punished for the contempt of court. अगर वो किसी भी गाइडलाइन को नहीं मानते जो डी.के. बसु जोगिंदर सिंह वाले केस में दिया गया, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा एंड दैट पुलिस ऑफिसर विल बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। CRPC सेक्शन 41A से 41D, 50A, 54A, 55A और 60A को इस वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जो चेंजेस CRPC में किए गए और प्रोसेस ऑफ अरेस्ट वुड नाउ बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड अरेस्टेड पर्सन वुड हैव एडिशनल सेफगार्ड। इसमें जो अरेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता लाया गया उसमें, और जो अरेस्टेड पर्सन है उसके लिए एडिशनल सेफगार्ड दिए गए थे। और 41A जिसमें नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी के समक्ष अपीयरेंस होने के लिए नोटिस। 41B प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। 41C कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। 41D राइट ऑफ अक्यूज पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। देखो इस वीडियो में हम आगे इन सभी प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पहले 50A ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट or to a nominated person, identification of person arrested, health and safety of arrested person। 60A arrest to be made strictly according with the code। जो भी अरेस्ट की जाएगी वो CRPC के प्रोविजंस के तहत की जाएगी, उनका पालन करते हुए की जाएगी। सबसे पहले जानते 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी के समक्ष नोटिस जो दिया जाता है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस, अपीयर होने के लिए बिफोर पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो अपीयरेंस के लिए जो नोटिस दिया जाता है। अगर पहला खंड इसमें ये है, पुलिस ऑफिसर सेल इन ऑल केसेस वेयर अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 41A। एक व्यक्ति जिसकी जो अरेस्ट है जो सेक्शन 41A के सेक्शन 41 में नहीं है। सेक्शन 41 का मतलब है जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट है।
जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट है वो सेक्शन 41 में है। और उसकी अरेस्ट चूँकि जो सेक्शन 41A दिया है यहाँ पे, जिसमें पहला खंड ये कहता है द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी अरेस्ट सेक्शन 41 में नहीं है। इसका मतलब कि उस प्रोविज़न को निकाल देते हैं जो सेक्शन 41 में है। इशू ए नोटिस, वो एक नोटिस इशू करेगा डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम, एक व्यक्ति के खिलाफ में एक नोटिस इशू करेगा अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, जिसके खिलाफ में एक जायज़ परिवाद दाखिल किया गया है और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या किसी के बारे में एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है और एक रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, और एक जायज़ डाउट बनता है या फिर सस्पिशन बनता है, संदेह बनता है दैट ही हैज़ कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, की उसने कोई संगीन अपराध किया है, टू अपीयर बिफोर हिम, तो वो उस पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो, और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, या फिर नोटिस में जो अलग जगह दी है उस जगह पे प्रस्तुत हो। वेयर सच, खंड 2 में दिया है, वेयर सच नोटिस इज नोटिस इज इशू टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, अगर पुलिस द्वारा ऐसा कोई नोटिस दिया गया है जिस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को इस टर्म्स को, नोटिस की टर्म्स को अनुपालन करना है। तीसरा खंड में दिया है वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द पुलिस, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है विद द नोटिस के साथ, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर टू दी नोटिस, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस अपराध के लिए। कब तक नहीं किया जाएगा? फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, अगर किया जाता है तो उसके रीजन रिकॉर्ड करने हैं। द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही और टू बी अरेस्टेड, जब पुलिस ऑफिसर की ये राय है कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। खंड 4 में लिखा है वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ये नोटिस दिया गया है वो इस नोटिस की टर्म्स के साथ पालन नहीं करता है और अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, और अपने आप की शिनाख्त नहीं करना चाहता, द पुलिस ऑफिसर मे सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कंपिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द कोर्ट नोटिस में दिए गए उस अपराध के लिए उसको अरेस्ट कर सकती है। फिर सेक्शन 41B प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट करने का प्रक्रिया एंड ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, और अधिकारी की जो कर्तव्य हैं जो अरेस्ट करने के लिए। पहला, एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग अरेस्ट सेल, जो भी व्यक्ति अरेस्ट करने के लिए जाएगा पुलिस ऑफिसर, उसको जो एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम प्लेट, जिससे उसको पहचानने में आसानी रहेगी अरेस्टी पर्सन द्वारा। जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो नेम प्लेट है वो साफ तरीके से, विजिबल तरीके से हो। और दूसरा कि प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, और अरेस्ट के संबंध में जो मेमो बनाया जाना चाहिए, जो कि DK बसु केस में बताया गया, विच शैल बी अटेस्टेड, जिसको अटेस्ट किया जाएगा एक गवाह, कम से कम एक गवाह द्वारा, जो कि या तो उनका परिवार का सदस्य होगा या किसी लोकेलिटी का सम्मानित व्यक्ति होगा। तीसरा है काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, फिर उसी मेमो को जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा साइन किया जाएगा। इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, और जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको इन्फॉर्म करना है क्या, अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज़ राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म, या उसकी पसंद के जिस भी व्यक्ति को वो चाहता है या रिश्तेदार को, उसको इन्फॉर्म करना उसकी अरेस्ट के बारे में, ताकि इन्फॉर्मेशन इसलिए ताकि उसको अरेस्ट के लिए अगर बेल का प्रोविजंस है तो वो बेल ले सके उनके बिहाफ पे। और दूसरी चीज़ ये है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना सुने नो पर्सन कैन बी पनिश विदाउट बीइंग हर्ड, और जो पूरी प्रक्रिया के तहत किया जाता है, क्योंकि ये प्रोविज़न जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का है इसको इन टोटो हम हर प्रोविजंस में मानते हैं। तीसरा है 41C में कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि जिला स्तर पे कंट्रोल रूम होना। स्टेट गवर्नमेंट सेल एस्टेब्लिश पुलिस कंट्रोल रूम प्रत्येक ज़िले में, और राज्य स्तर पे द स्टेट गवर्नमेंट सेल कॉज टू डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड, और जो भी नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे जो कि कंट्रोल रूम के बाहर जिसमें नोटिस बोर्ड लगा होगा जिस पे नाम, पता, जो भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है, जिस भी पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट किया गया है उसको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट स्टेट लेवल, वो
उन सभी जानकारियों को कलेक्ट करेंगे। सेक्शन 50A ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। किसी भी नॉमिनेटेड पर्सन को ये इन्फॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट, जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट जो पर्सन, अब उसके लिए ऑब्लिगेशन ये है टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट, कि अरेस्ट के संबंध में इंफॉर्मेशन करना टू ए नॉमिनेटेड पर्सन, एक जो कि जिस पर्सन को नॉमिनेट किया गया है। पहला जिसमें दिया है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड सेल फोर्थ विथ गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड प्लेस वेयर द अरेस्ट पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ दिस फ्रेंड। जहाँ पे भी अरेस्ट किया जा रहा है, जिस जगह पे किया जा रहा है, उसके संबंध में उनके संबंधित लोगों को जानकारी देना। इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ द हिज फ्रेंड रिलेटिव पर्सन एज मे बी डिस्क्लोज और नॉमिनेटेड बाई दी अरेस्टेड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन। या जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है वो जिस भी व्यक्ति के लिए बताएं, रिश्तेदार या मित्र के लिए, जिस भी व्यक्ति को नॉमिनेट करें कि उनको ये जानकारी पहुंचाने के लिए। पुलिस ऑफिसर सेल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन इज़ राइट, और पुलिस ऑफिसर जो अरेस्टेड पर्सन को उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे, जो कि सब सेक्शन 1 में दिए गए हैं जब उनको पुलिस कस्टडी में लेके आया जाता है। एन एंट्री ऑफ द फैक्ट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book kept in a police station। जो पुलिस द्वारा उनके बुक मेंटेन की जाती है, उसमें उसकी एंट्री करना इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार द्वारा जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है उसके अनुकूल उसमें एंट्री करना। फिर है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and 3 has been complied। जिस मजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है रिमांड के टाइम पे, उनको यह ध्यान सुनिश्चित करना है कि उस व्यक्ति जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 और 3 में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनका अनुपालन किया गया या नहीं किया गया। फिर है 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, उस व्यक्ति की शिनाख्त करना जिसको अरेस्ट किया गया है। When a person is arrested on charge of committing an offence and his identification by any other person or person is considered necessary for the purpose of investigation of such offence। जब जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है किसी भी जो चार्जेस हैं जिसके लिए, और कमिटिंग एन ऑफेंस जिसने कोई अपराध किया है उसके चार्जेस के लिए, एंड इज आइडेंटिफिकेशन और उसकी शिनाख्त करना किसके द्वारा, बाय एनी पर्सन एनी अदर पर्सन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, और पर्सन्स या कई व्यक्तियों द्वारा, इस कंसीडर्ड नेसेसरी ये ज़रूरी माना जाता है इसका फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक पूछताछ करने के उद्देश्य से, ऑफ सच ऑफेंस। द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जो अदालत जिसका एक क्षेत्राधिकार है, मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or person in such manner as the court may deem fit। अदालत जिस भी तरीके से उस व्यक्ति को शनाख्त करना चाहती है उस पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट के बाद उसको कर सकती है। द लॉ कमीशन 113 रिपोर्ट, इसमें जो सुझाव दिया था कि सेक्शन 114B को एविडेंस एक्ट में इनकलकेट किया जाए, विच इन इफेक्ट वाज टू प्रोवाइड दैट the court may presume that an injury to the deceased in the custody was caused by the police officer having custody of that person during the period। इसमें बताया कि जिस पुलिस कस्टडी में जिस व्यक्ति को अरेस्टेड पर्सन को कोई इंजरी आती है तो ये प्रिज्यूम किया जाए कि पुलिस ऑफिसर द्वारा है। प्रेजेंटली मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर टू प्रिजर्व क्लू मटेरियल फ्रॉम सांताकुलम पुलिस स्टेशन। जो प्रेजेंट कंडीशन है इस केस की, जो जयराज और बिनिक्स केस की है, वो ये है कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये पुलिस स्टेशन जो सांताकुलम पुलिस स्टेशन से जितने भी मटेरियल्स हैं फॉरेंसिक या जो भी जयराज और बिनिक्स से रिलेटेड हैं उनको कलेक्ट करें और केस को CBI के लिए ट्रांसफ़र करें। कंक्लूसिवली जस्टिस A.N. आनंद वाइल रेंडिंग डिसीजन इन D.K. बसु केस, जब D.K. बसु केस में जस्टिस A.S. आनंद ने अपना जजमेंट दिया था तो उन्होंने बताया कि कस्टोडियल टॉर्चर इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ विच डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और लिबर्टी। इट इज़ कैलकुलेटेड assault on human dignity and whenever human dignity is wounded, civilization takes a backward flag of humanity।
जिस भी व्यक्ति के लिए ये कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है वो उसके जो अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं या फिर मौलिक अधिकार हैं, उनके खिलाफ़ है। और जैसे ही हम समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये पुलिस टॉर्चर हमको वही पीछे की तरफ धकेलता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं पार्ट 3 में जो दिए हुए हैं वो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध में मिले हुए हैं, जो नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। राज्य की जो शक्तियां हैं और राज्य के जो कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति, वो उनका संरक्षण करने के लिए है, ना कि उनका शोषण करने के लिए। पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस ऑफिसर्स या जिस भी पब्लिक सर्वेंट की, वो उन लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के सेफगार्ड के लिए है। और जुडिशरी, जब हम शेड्यूल 4 पढ़ते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ओथ लिया जाता है या अफर्मेशन लिया जाता है, तो जुडिशरी के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि उनको गार्जियन बोला जाता है। दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। और बाकी के जितने भी जो लोग हैं, जब MPs, MLA, प्रेसिडेंट एंड एनी अदर पर्सन, उनको अबाइड बाई द लॉ होना पड़ता है, उनको कानून को मानना पड़ता है, संवैधानिक कानून को। इसमें न्यायालय के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है लोगों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके पास जो उपचार हैं आर्टिकल 32 में या फिर 226 में या फिर किसी भी अलग लीगल प्रोविजंस में, या फिर जो न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं 13 में, तो उनको एक एक्टिवली असर्ट करना है अपनी इस पावर्स को, ताकि इंडिविजुअल की डिग्निटी और जो लिबर्टी को मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ पे व्यक्तियों के राइट्स इंश्योर नहीं है, वो डेमोक्रेसी कोलैप्स करने लगती है वहाँ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग अबाउट द crime and law, punishment, various theories of punishment. So keep watching. Thank you for watching me.